नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर की। हमारी जो सीरीज़ थी इसके अंतर्गत हमने दिसंबर माह 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वित्त व्याख्या के सहित जो है पूरे माह का हमने जो है उसका अध्ययन कर लिया था। और इस क्लास के अंदर हम है वो जनवरी माह 2025 से राजस्थान करंट अफेयर्स का है वो अध्ययन करेंगे। और ये क्लास आने वाली जो 2025 जो वर्ष में या फिर जनवरी 2026 में तक होने वाले सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में कौन सा दुर्लभ महासारी पौधा खोजा गया भाई। ठीक है, कौन सा पौधा खोजा गया है? वो ऐसा पौधा है जो दुर्लभ महासारी पौधा है और राजस्थान के केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है वो खोजा गया है। ठीक है, यानी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि फलाना पौधा जो है वो हाल ही में किस उद्यान में खोजा गया था, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दुर्लभ महासारी जो पौधा है यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है, यूट्रिकुलेरिया पौधा जो है वो यहाँ पर खोजा गया था। और ये जो पौधा है वो मुख्य रूप से जो मेघालय और वहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहाँ पर ये यूट्रिकुलेरिया जो पौधा है होता है। जैसे यूट्रिकुलेरिया हाल ही में राजस्थान के केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान से मिला था, एक दुर्लभ अनोखा महासारी पौधा है। सामान्यतः ब्लेंडर वाटर्स के नाम से इसको जाना जाता है और यह पौधा आमतौर पर मेघालय और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है भाई। ठीक है, ब्लेंडर वाटर्स के नाम से जानते हैं और मेघालय और दार्जिलिंग क्षेत्र के अंदर है वो पाया जाता है भाई। उसके बाद में देखो, राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की जो है वो संभावना है। यानी नदी जोड़ो परियोजना राजस्थान की कौन सी, जैसे जो एकीकृत जो पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी है, नहर है, और उसको अब जो नाम जो चेंज करके फिर कर दिया था संशोधित पीकेसी पार्वती चंबल जो है लिंक परियोजना, जो नाम उसको कर दिया था। तो वहाँ जो ये परियोजना है वो कौन सी है? नदी जोड़ो परियोजना है। तो वो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसका लगभग 37% हिस्सा, नहीं सॉरी 37 वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा है उस क्षेत्र का वो क्या है, वो जलमग्न होने की संभावना है। तो 37 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है रणथंभौर का। ठीक है, कौन सा भाई? रणथंभौर जो है क्षेत्र उसका। प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में बढ़ती जल की कमी को दूर करना ने इसके वे इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर महत्वपूर्ण बहस है वो छेड़ दिए। ठीक है, चलो ये जो है ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान की नदी जोड़ी परियोजना है उसका उद्देश्य तो राज्य में बढ़ती जल की जो है वो कमी को दूर करना है, लेकिन इसका जो संभावित पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ेगा उन पर जो है वो बेस छेड़ दी है। अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न आते हैं उसमें इन लाइनों का है वो कोई जो है वैल्यू नहीं है। इस नहर परियोजना से चंबल नदी बेसिन के अधिशेष जल को राजस्थान के 23 जिले, यानी जो कौन सी नहर परियोजना, नदी जोड़ो जो परियोजना है उस परियोजना से चंबल नदी बेसिन के जितना भी अधिशेष जल होगा उस जल को राजस्थान के बाकी 23 जिलों में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की क्या है भाई संभावनाएं हैं, जिससे 3.45 करोड़ लोग वो लाभान्वित होंगे। यानी चंबल नदी बेसिन के अंदर चंबल और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आ जाती है और फिर नदी जोड़ी परियोजना के माध्यम से राजस्थान के जो 23 जिले हैं उनको क्या मिलेगा भाई? सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए है वो सुविधा मिलेगी। तो आपको याद रखना है 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा। और नदी जोड़ो परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लगभग 37 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो जलमग्न होने पर आधारित है। ये जलमग्नता पार्वती, कालीसिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर, यानी जो पहले ईआरसीपी नहर थी, ठीक है, अब उसका नाम संशोधित पूर्वी पार्वती, कालीसिंध, चंबल, पीकेसी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी पीकेसी ईआरसीपी के तहत प्रस्तावित सबसे बड़े बांध के कारण होगी। यानी ये जो है ये क्यों होगा, ये जलमग्न क्यों होगा? क्योंकि जो इस परियोजना पर जो है वो सबसे बड़ा जो बांध बनेगा उस बांध के कारण ये होगा, वो जलमग्न होगा। ठीक है, जो महत्वाकांक्षी नदियों को जोड़ने का है वो कार्यक्रम का हिस्सा है भाई।
उसके बाद में देखो, उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा है वो किया जो है जा रहा है, यानी उदयपुर में चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उनके द्वारा है वो चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर के अंदर है वो किया जा रहा है भाई। ठीक है, देखो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने उदयपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, यानी राज्य जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उसी का जो चिंतन शिविर था और उसका उद्घाटन किसने किया था, इसी विभाग के जो मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने है इसका उद्घाटन किया था। महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो 10 से 12 जनवरी 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है, यानी 10 से 12 जनवरी 2 दिन उदयपुर के अंदर जो है वो चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो जो है कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, केंद्रीय महिला और बाल विकास जो है मंत्रालय है वो कर रहा है, और इसी मंत्रालय के जो मंत्री महोदय है अन्नपूर्णा देवी जी वो यहाँ पर आई थी उद्घाटन करने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है भाई। ठीक है, राजस्थान के 3 विश्वविद्यालय पर इन्होंने क्या किया, पीएचडी में प्रवेश पर है वो रोक लगा दी। कौन कौन से 3 थे, तो एक तो भाई ओपीजेएस विश्वविद्यालय था जो चूरू वाला, और दूसरा था सनराइज ओपीजेएस, दूसरा था सनराइज विश्वविद्यालय अलवर का है, और तीसरा जो सिंगानिया विश्वविद्यालय है। ये 3 विश्वविद्यालय है जिस पर है वो पीएचडी में प्रवेश पर है वो रोक लगाई थी, क्योंकि यहाँ पर है वो जो क्या हो गया, फर्जी डिग्री और फर्जी एडमिशन, फर्जी सर्टिफिकेट है वो देने का इन पे आरोप लगा था, जिसके कारण है वो इनको प्रवेश की जो है अनुमति मना कर दी थी। ओपीएस चूरू है, सनराइज अलवर है, सिंगानिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के इन तीनों को प्रवेश देने पर रोक लगाई है। कारण है फर्जी और पिछली तारीख की डिग्री, यानी फर्जी और बैक डेट में डिग्रियां जारी करने के आरोपों की जांच के बाद है वो जो है इनकी जो प्रवेश की प्रक्रिया है पर रोक लगा दी थी। इनसे जो है वो अब आप पीएचडी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अब देखो राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना, ठीक है, सौर परियोजना कितने गीगावाट की भाई, 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना 1 गीगावाट है सौर परियोजना के विकास के लिए 2 कंपनियां हैं जिन्होंने साझेदारी की थी, जैक्सन ग्रीन और ब्लू लिफ एनर्जी है 2 कंपनियां। कौन सी 2 कंपनियां हैं भाई, ये है एक तो जैक्सन ग्रीन और एक ब्लू लिफ एनर्जी, ये 2 कंपनियां हैं जिन्होंने क्या किया था भाई, साझेदारी की थी। अब आगे देखो, ठीक है, जैक्सन ग्रीन कहाँ की है, भारत की है, और ब्लू लिफ एनर्जी कहाँ की है भाई, सिंगापुर की है। ठीक है, राजस्थान में 1 गीगावाट के सौर परियोजनाओं के विकास के लिए, सौर परियोजनाओं के विकास के लिए साझेदारी की है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3400 करोड़ रुपए का है वो निवेश किया है। यानी आपको है जो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जैक्सन ग्रीन भारत की है, ब्लू लीफ एनर्जी है वो सिंगापुर की कंपनी है। कहाँ की है भाई, सिंगापुर की कंपनी है, और इन दोनों ने मिलकर के राजस्थान में 1 गीगावाट का सौर परियोजना के विकास की जो है वो साझेदारी की, जिसमें उन्होंने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, और यानी भारतीय रुपए कितने हो गए, 3400 करोड़ रुपए का निवेश किया इन दोनों ने मिलकर के राजस्थान में। एक भारत की है, एक सिंगापुर की है, दोनों याद रखोगे आप। 1 गीगावाट का जो पोर्टफोलियो में ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्त पोषण 3 सौर परियोजनाओं के अंदर है वो शामिल किया जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन शहरों की वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है भाई, किन भारतीय शहरों को शामिल किया है। यानी सीधी सी बात है, इतनी बात आपको याद रखनी है, वेटलैंड सिटी के रूप में, वेटलैंड सिटी के रूप में किन भारतीय शहरों को है वो शामिल किया है। आपको इतना ही याद रखना है, वेटलैंड सिटी के रूप में किन भारतीय शहरों को शामिल किया है। और यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, तो भारत के जो शहर है उन शहरों के अंदर एक तो इंदौर है, और एक जो शहर है अपना उदयपुर है भाई। ठीक है, इंदौर और उदयपुर, यानी उदयपुर राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश, ये 2 ऐसे शहर है जो
जो वेटलैंड सिटी के रूप में है वो उनको मान्यता मिली है भाई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, इंदौर मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर जो है मध्य प्रदेश, और उदयपुर जो राजस्थान हो गया। इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आदर भूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले दो भारतीय शहर है वो बन गए। ठीक है, और उसमें भी अगर पहला पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो एग्जाम के अंदर आया हुआ है उदयपुर है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला उदयपुर होगा और दूसरा इंदौर हो गया। दोनों साथ पूछे तो पहले दो भारतीय शहर एक साथ में बने हैं। वेटलैंड सिटी मान्यता उन शहरों को मान्यता देती है जो अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को क्या देते हैं भाई, प्राथमिकता देते हैं। और उदयपुर के अंदर क्या है, जिले अधिक है और वो क्या करते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका क्या करते हैं, प्राथमिकता के रूप में इनका संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको शामिल किया गया है। वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति ने इंदौर और उदयपुर सहित कितने 31 नए शहरों को है वो मान्यता प्रदान की है, जिससे मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की संख्या कितनी हो गई है, 74 है वो इसकी संख्या हो गई है भाई। ठीक है, अब देखो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। ये जो फोरम है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये फोरम पहले भी पूछा हुआ फोरम है। ठीक है, तो ग्लोबल जो स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम है उसका जो है आयोजन कहाँ हुआ था, किशनगढ़ अजमेर में इसका है वो आयोजन हुआ था। आपका जो ऑप्शन है उससे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 आयोजन किशनगढ़ अजमेर में किया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और रिको द्वारा है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो @exambandhu academy जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो जरूर ज्वाइन करें। इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और ये जो सभी सारी जो क्लासें हैं जिनके वीडियो और PDF सिस्टमेटिक ढंग से ऐप के अंदर राजस्थान करंट अफेयर का एक सेक्शन बना रखा है और उस सेक्शन के अंदर बिल्कुल निःशुल्क है और ऐप के अंदर आप राजस्थान करंट अफेयर है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। सिस्टमेटिक ढंग से दे रखी है, सारी PDF भी वहाँ पर है और यहाँ पर भी है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है भाई। ठीक है, अब देखो प्रश्न 8, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं भाई। यानी दो चीज हो गई इसके अंदर, एक तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित है। ठीक है, कौन है भाई, क्या है, एक तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित है ऐसे व्यक्ति कौन है भाई, वो व्यक्ति डॉक्टर रामनिवास है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर रामनिवास है। ठीक है, ये क्या है, ये भाई संस्कृत के है वो टीचर है, क्या है, संस्कृत के आचार्य हैं। ठीक है, ये संस्कृत के आचार्य है और ये क्या करते हैं भाई, ये करते हैं भिक्षुओं को पढ़ाते हैं। ठीक है, भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते हैं। कौन से देश में पढ़ाते हैं हमें ये पूछा हुआ है, तो भिक्षुओं को ये म्यांमार, ठीक है, म्यांमार देश के अंदर है वो पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। म्यांमार हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे या डी ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा जो है वो म्यांमार ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, म्यांमार प्रवासी राजस्थान डॉक्टर रामनिवास को भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मान जो है प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया था। और डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को क्या कर रहे हैं भाई, संस्कृत है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे देखो, ऑपरेशन फ्री स्काई भाई, ऑपरेशन फ्री स्काई क्या है, ऑपरेशन फ्री स्काई आपको पता चल रहा है फ्री और स्काई को फ्री करना अभियान है वो मकर संक्रांति पर है। वो पतंग जब उड़ती है तो उस समय जो है मकर संक्रांति पर ये ऑपरेशन फ्री स्काई है वो चलाया गया था। 14 जनवरी को कहाँ पर चलाया गया था, जयपुर के अंदर मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया गया था। यहाँ से है वो दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ऑपरेशन फ्री स्काई जो अभियान है वो कब और कहाँ पर चलाया गया था, तो आपको डेट याद रखनी है मकर संक्रांति या फिर 14 जनवरी भी याद रख सकते हो आप। आपको डेट याद रखनी है मकर संक्रांति है।
ठीक है, दोनों ही आपको याद रखनी है, ऑप्शन के अंदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशन फ्री, इसका ये अभियान कहाँ पर चलाया गया था, तो आपको याद करना है सर जयपुर जिले के अंतर्गत है वो चलाया गया था, ठीक है। 14 जनवरी मकर संक्रांति जयपुर को चलाया गया था। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य सर यह था कि पतंगों की डोर से जो परिंदे घायल होते हैं उनको क्या करना है, उनको बचाना ही इस अभियान का क्या था, उद्देश्य था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जयपुर में किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी मॉल की जो है वो स्थापना की जाएगी भाई, यानी जयपुर में जो है किस उद्देश्य से पीएम यूनिटी मॉल की है वो स्थापना की जाएगी, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, ठीक है, यानी जो बी ऑप्शन सही है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु जयपुर के अंदर है पीएम यूनिटी मॉल है उसकी स्थापना की जाएगी भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पीएम यूनिटी मॉल जयपुर हस्तशिल्प है उससे संबंधित है भाई, ठीक है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ठीक है, जोधपुर के अंदर ये आयोजन होता है हर साल, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ किया। राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की है वो स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में हस्तलिखित हैंडलूम और एमएसएमई के 50 नए हैं वो क्लस्टर विकसित किए जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये जो सारी इतनी बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए भाई, यानी उन्होंने जो है वो 9 चैप्टर, कितने चैप्टर भाई, 9 जो चैप्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय है, 9 चैप्टर कौन सा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय है। टोटल जो चैप्टर है वो कितने हैं, 14 चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर 9 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, और बाकी क्या है, अदर है भाई, ठीक है, बाकी क्या है, अदर है। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न उत्तर हमारा है ये, तो जैसे 9 हो गया, भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए अध्यायों को क्रियाशील करने और 12 मौजूदा अध्यायों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए थे, यानी जो है वो 14 नए स्थापित अध्याय होंगे, उसमें से 5 कौन से घरेलू अध्याय है इसके अंदर शामिल होंगे। तो देखो भाई हमारा 12वां प्रश्न है, हमारा 12वां प्रश्न है, राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो किसने किया था, यानी राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का है वो उद्घाटन किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका है वो उद्घाटन किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया था। युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को क्या किया था भाई, इन्होंने है वो संबोधित किया था। तो ये आपको है वो याद रखना है। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश एमओयू की जो समीक्षा है वो कौन करेगा, यानी जब राइजिंग जो राजस्थान समिट हुआ था हमने पढ़ा था 9 से 11 दिसंबर 2024, हमने दिसंबर माह का करंट अफेयर के अंतर्गत जो है वो संपूर्ण डिटेल में इसको पढ़ लिया था राइजिंग राजस्थान को। इसका जो निवेश शिखर सम्मेलन हुआ था जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा के अंदर हुआ था, तो उस सम्मेलन के दौरान जो जितने भी निवेश हुए थे उसमें 1000 करोड़ से अधिक यदि किसी कंपनी ने निवेश किया है तो उसके एमओयू की जो समीक्षा करेगा वो कौन करेगा, तो 1000 से अधिक का है वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे, और 1000 से कम और 100 करोड़ से अधिक, यानी 100 करोड़ और 1000 के मध्य यदि कोई अगर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो वो करेगा मुख्य सचिव करेगा, ठीक है, मुख्य सचिव है वो करेगा 100 करोड़ से 1000 करोड़ के मध्य, और 1000 करोड़ से ज़्यादा होने पर कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा भाई, ठीक है। देखो जैसे आंसर मुख्यमंत्री है। निवेश सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित प्रस्तावों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखरेख में 3 स्तरीय निगरानी संरचना तैयार की गई है। ए श्रेणी में रखा गया है 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू का क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है। दूसरा देखो, 100 करोड़ रुपए से लेकर के 1000 करोड़ रुपए तक के जब निवेश होगा तो उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में की जाएगी। और तीसरी श्रेणी इन्होंने रखी 100 करोड़ से कम वाली रखी है, तीसरी श्रेणी, यानी 3 श्रेणी उन्होंने इसके अंदर रखी है भाई। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं भाई। यानी जो शिखर सम्मेलन हुआ था राइजिंग राजस्थान, उसके अंदर कितने लाख करोड़ का है वो निवेश हुआ है। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर सही हो जाएगा, 35 लाख करोड़ रुपए का है वो निवेश जो है वो हुआ है, यानी उनके प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश प्रस्तावों पर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए हैं भाई। उसके बाद में देखो, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया है। यानी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं जिन्होंने कहाँ पर राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का है वो लोकार्पण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर। कहाँ पर किया है भाई, छत्रपति संभाजी नगर पे राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का है वो लोकार्पण इन्होंने किया है। यानी छत्रपति संभाजी जो नगर है वो कहाँ पर है, ये क्या है, ये जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। यानी जो है वो महाराष्ट्र के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन है, हरिभाऊ बागड़े जी है, वो महाराष्ट्र के क्या है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है। इसलिए ये उद्घाटन के लिए कहां पर है, जो है वो महाराष्ट्र जाते हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी ने छत्रपति संभाजी नगर में राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का है वो लोकार्पण किया था। छत्रपति शिवाजी नगर लॉयंस क्लब में पैथोलॉजी लैब का है वो उद्घाटन भी इन्होंने किया था। यानी जो है आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी है वो महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए जो है वो महाराष्ट्र के जो है कुछ जगहों पर ये जो उद्घाटन करने के लिए गए हैं और वो हमें थोड़ा है वो ध्यान रखना है। यानी छत्रपति संभाजी नगर पर जो है वो क्या उद्घाटन करने गए हैं, राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका जो कैलेंडर है उसका उद्घाटन करने गए हैं। ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल है वो खोला जाएगा। यानी भीलवाड़ा जिले के अंदर हवाई पट्टी है वो विकसित कर रहे हैं और उनके साथ में जो है वो फ्लाइंग स्कूल है वो खोली जा रही है। तो जो भीलवाड़ा जिले के अंदर जो है वो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वो विकसित की जा रही है और यहीं पर है वो फ्लाइंग स्कूल है वो भी खोली जा रही है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी फ्लाइंग स्कूल है वो प्रस्तावित है, अभी अनुमति जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जरूरी स्वीकृतियां है वो दे दी है भाई। ठीक है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार क्या है, प्रयासरत है। आगे देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति है आते हैं। यानी राजस्थान सरकार ने एक है वो नीति जारी की है, सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स है उनके लिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है इनके लिए, जिनके फॉलोअर्स है या फिर सब्सक्राइबर की बात करें, फॉलोअर्स तो किनके हैं, यानी इंस्टाग्राम पे बात करें, फेसबुक पे बात करें या फिर जो है एक्स या फिर ट्विटर पे बात करें उन पे तो फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब की बात करें तो उनमें सब्सक्राइब्स है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको हम क्या देंगे भाई, हम उनको है वो सैलरी देंगे, हम उनको पैसे देंगे। पैसे कौन देगी, राजस्थान सरकार है वो जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देगी। ये योजना कब आई थी, जनवरी माह के अंदर आई थी। और इन्होंने कुछ श्रेणियां बनाई हैं, उसके अंदर ए श्रेणी कौन सी है, ए श्रेणी है वो जिनके 1 लाख से अधिक जो फॉलोअर्स या सब्सक्रिप्शन है, वो कौन है भाई, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेणी ए। यानी 1 लाख सब्सक्राइबर कहाँ पर होने चाहिए, यूट्यूब पर होने चाहिए। ठीक है। और फॉलोअर्स जो है 1 लाख से अधिक कहाँ पर होना चाहिए, वो इंस्टा हो, फेसबुक हो,
ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा एक्स, या फिर हम उसको पहले ट्विटर कहते थे, अब हो गया एक्स का, यानी जो है इन सब पे 1 लाख से अधिक यदि फॉलोअर्स है तो वो श्रेणी ए में जो है वो शामिल होगा, और उनको जो है वो मंथली 25,000 रुपये तक की है वो सैलरी दी जाएगी। और जिनके 1 लाख से कम है उनको है वो मंथली 15,000 तक की है वो सैलरी जो है वो दी जाएगी, सरकार द्वारा दी जाएगी, इनके द्वारा सैलरी भाई। अब जैसे जैसे डिटेल देख लेते हैं इसकी। 1 लाख से अधिक होने चाहिए। इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारकों को 2 श्रेणियों में है वो बांटा गया है। पहली श्रेणी ए है। श्रेणी ए के अंदर जिनके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हो, इन्हें प्रति माह 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। श्रेणी बी है, जिनके 7,000 से लेकर के 1 लाख तक, यानी 7,000 से लेकर के 1 लाख तक है, ठीक है, सब्सक्राइबर है और फॉलोअर्स है, इन्हें प्रति माह कितने मिलेंगे भाई? 15,000 मिलेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत जो है वो टेलीग्राम शामिल नहीं है, टेलीग्राम के सब्सक्रिप्शन है वो शामिल इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो 2 श्रेणी हो गई। एक तो 7,000 से लेकर के कितने हैं जो है वो 1 लाख तक जिनके हैं वो उनको 15,000, और जिनके जो है वो 1 लाख से अधिक है उनको 25,000। लेकिन ये सभी को है वो नहीं मिलते हैं। इनके अलावा जो सरकार देखती है, जो हमारी जो जनसंपर्क पोर्टल, जो DIPR वाली जो वेबसाइट है, उन पे यहाँ पर जो है वो आवेदन होता है। हम वहाँ पर आवेदन करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स डालते हैं, वीडियोज़ की इंगेजमेंट डालते हैं, लास्ट की जो कंटेंट क्वालिटी है वो कैसी थी वो डालते हैं। सारी जो है चीज़ें डालने के बाद में वो सरकार तय करती है क्या इसको एड देना है या नहीं देना है। ठीक है। हमारा जब आवेदन स्वीकृत होता है तो सरकार हमें एड देती है, आपको कहती है कि अपने वीडियोज़ के अंदर सरकारी योजनाओं का क्या करो, एड करो। जब आप सरकारी योजनाओं का एड करते हो तो उसके आधार पर आपका जो है वो पैसा सरकारी बजट से आपको है वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो वो ये सरकार इसके अंदर जो है वो ये भी चीज़ें देखती है, क्या ये जो सोशल मीडिया और या क्या सामाजिक के रूप से जो है एक्टिव व्यक्ति है कि नहीं है। क्योंकि सरकार ये देखती है कि अगर ये ऐड करेगा तो क्या इसको मानने वाले कितने लोग हैं, क्या लोग इनके ऐड करने से प्रभावित होंगे, वो सारी चीज़ें हैं वो सरकार देखती है। बाकी है पैसे अच्छे खासे देती है भाई, 25,000 रुपये और 15,000 रुपये, सिर्फ 7,000 फॉलोअर्स पे दे रही है। ये तो मतलब कहीं प्राइवेट जॉब करने से ये अच्छी बात है भाई। ठीक है। इससे अच्छा है कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कमाओ और साथ में इज्जत वाले फॉलोअर्स कमाओ, इज्जत कमाओ, क्योंकि वरना है वो आपको देंगे नहीं भाई। ठीक है। लोगों के दिलों में राज करोगे तो ही आपको सरकार है वो सैलरी देगी भाई। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोग क्या है अच्छे बनते हैं। चलो, राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी की भाई? ठीक है। ये डेट आपको याद रखना, कौन सी डेट है? 5 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति है वो जारी की है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति नाम है इसका, याद रख लेना, 5 जनवरी। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को है वो जो जारी की थी। परिवर्तित बजट घोषणा 2024 में इन्होंने घोषणा की थी। और विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इसका नोडल विभाग होगा, यही है वो इस योजना को है वो इस नीति को क्रियान्वयन करता है। सुपोषित महाअभियान का तीसरा चरण कब प्रारंभ किया था भाई? ये प्रश्न जो है लास्ट दिसंबर क्लास में भी हमने पढ़ा था और अभी भी पढ़ा, और ये प्रश्न सीधा सीधा किसी एक एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। अभी 15-20 दिन पहले ये जो है प्रश्न आया था। हालांकि मैंने ये जो PPT बनाई थी ये मेरी जो है वो 4 महीने पुरानी है, मैंने उसको जनवरी फरवरी में बना ली थी, और मैं जो है उसको है वो किसी कारण से मैं इसको पढ़ा नहीं पाया था। बाकी ये मैंने जो है पुरानी बना ली थी, और अभी जो 1 महीने पहले एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, एज इट इज़ कॉपी प्रश्न आया था। हालांकि जो है वो मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, इसलिए चलो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 3 जनवरी 2025 को आंसर हो जाएगा। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब हुआ है? 3 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का है वो शुभारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि ओम बिरला ने वर्ष 2020 में सुपोषित माँ अभियान की है वो शुरुआत की थी, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, 2020 में शुरुआत की थी। तीसरा चरण है वो 3 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था, और उद्देश्य इनका क्या है, गरीब वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान के जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र है वो किस राज्य का एक नर्सरी मॉडल है उसका अध्ययन करेंगे। यानी जो तमिलनाडु है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य का कौन सा मॉडल नर्सरी मॉडल है उसका जो है वो अध्ययन करेगी। राजस्थान की जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र है वो इनका अध्ययन करेंगे भाई। ठीक है, जैसे राजस्थान कृषि उत्कृष्टता केंद्र राज्य की जलवायु के अनुकूल देसी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के नर्सरी मॉडल का है वो क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और उन्नत बागवानी उत्पादन तकनीकों का सक्रिय रूप से क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। कौन से केंद्र देते हैं भाई, ये उत्कृष्टता केंद्र है वो केंद्र है इनको प्रशिक्षण देते हैं। अगला प्रश्न देखो, सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का है वो लोकार्पण किया है। यानी सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का है वो लोकार्पण उन्होंने कहाँ पर किया है। सावित्रीबाई फुले जयंती आपको याद रखनी है, कब आती है भाई, 3 जनवरी को है वो आती है। ठीक है, तो जो अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण उन्होंने कहाँ पर किया था, वो किया था सावंगी जगह पर किया था। और ये सावंगी जगह कहाँ है, वही महाराष्ट्र के अंदर है सावंगी जगह। और हरिभाऊ बागड़े, मैंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। तो वहाँ पर ये जो है महाराष्ट्र गए और सावंगी जगह पर इन्होंने है वो अभ्यास केंद्रों का क्या किया, लोकार्पण किया था। तो ये भी आपको है वो ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत सावंगी में है वो सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया है। ये अपने यहाँ नहीं, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के हेतु कौन सा अभियान है वो चलाया जा रहा है भाई। जयपुर में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो जयपुर प्रवाह अभियान या जयपुर केयर अभियान है वो चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने, सड़क हादसों में कमी लाने, जन जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने जिला प्रशासन द्वारा जयपुर प्रवाह केयर अभियान है वो संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है भाई, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा है वो किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है भाई। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किस पहल से प्रेरित है। यानी इसका उद्देश्य है वो जो ये पुरानी पहलें हैं इनके आधार पर ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो जो है लेके आए हैं। तो वो किससे प्रेरित है, ऑप्शन से हमारा सही हो जाएगा, कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। क्योंकि ये जो क्या है जल संरक्षण से संबंधित है वो अभियान है, जो कैच द रेन उनसे संबंधित है ये। यानी यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखो कौन सा अभियान भाई, जो ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है ना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किससे प्रेरित है, तो ये एक तो कैच द रेन से प्रेरित है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी देखो, जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये चीज है वो, ये शब्द इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन से प्रेरित है। यानी इस अभियान का उद्देश्य किसका, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य क्या है, जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान है वो चलाया गया है। इस अभियान के तहत जन सहयोग से, ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जन सहयोग से राजस्थान में वाटर रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण है वो किया जा रहा है। निर्माण कर रहे हैं लेकिन सहयोग किसका, जनता का सहयोग से कर रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिले में क्या है कार्य है वो प्रारंभ किया गया भाई। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाएगा भाई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है वो कब मनाया जाएगा, तो 1 जनवरी 2025 को है वो मनाया गया था। बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है वो मनाया गया था भाई। ठीक है,
अगला प्रश्न देखो, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे जो है वो प्रस्तुत किया है? तो जो है वो जनवरी की न्यूज़ है, और इन्होंने जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं भाई? ये राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ही प्रस्तुत करेगा, क्योंकि लोकायुक्त तो जो है वो अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ये जो है वो पॉलिटी से सीधा जो है वो प्रश्न है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है, 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को जो है वो प्रस्तुत किया। जस्टिस लोहरा के कार्यकाल का ये कौन सा चौथा वार्षिक प्रतिवेदन था? 1973 में राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश है वो पारित हुआ था, जो 3 फरवरी 1973 से क्या हुआ? प्रभावी हुआ था भाई, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है, कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी से प्रभावी हुआ। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई, तब से ये अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। तो ये भी आपको डेट ध्यान रखनी है, 26 मार्च 1973 को क्या हुआ? राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो जो है पूरे प्रदेश में अधिनियम प्रभावी हुआ। उसके बाद में देखो, राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन है वो किसने किया था भाई? तो देखो, राजस्थान विधानसभा का जो है वो कैलेंडर है, तो उसका विमोचन भी कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष है वो करेगा। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है विधानसभा अध्यक्ष। इन्होंने क्या किया? विधानसभा का वार्षिक कैलेंडर है 2025 है, उसका है वो विमोचन किया था भाई, ठीक है। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। विधानसभा में राजस्थान का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन है वो इसने किया था। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से जाकर के सर्च कर लीजिए, वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर इसकी PDF है वो भी आपको मिल जाएगी भाई।